अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। आदित्य की आवाज सुनकर शानिका डर से कांप गई थी। उसने अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए गुंजन बुआ की तरफ देखा। अनीता जी जो तब से चुप खड़ी थी, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ये सच है गुंजन, शुभी हमारी बहू है, आदि की पत्नी है। गुंजन बुआ ने अनीता जी की बात सुनी तो गुस्से से अनीता जी को देखते हुए बोली, बड़ी माँ आपने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? और ये लड़की क्या आदि के लिए लड़कियों की कमी थी जो आपने इस लड़की से शादी करवा दी? क्यों बड़ी माँ? आदित्य गुंजन बुआ की बात सुनकर गुस्से से बोला, आपका ये लड़की से क्या मतलब है बुआ जी? अनीता जी ने आदित्य के गुस्से को देखकर बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, आदि तुम शुभी को रूम में ले जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। गुंजन बुआ भी गुस्से से आदित्य को देख रही थी जो कि शुभी को कमर से पकड़कर खड़ा हुआ था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये लड़की से हमारा मतलब यही है कि तुम्हें यही लड़की मिली शादी करने के लिए जिसके खानदान तक का पता नहीं है। बड़ी माँ ने इसे रोड पर से लाकर इस घर में जगह दी और आदि तुमने इस लड़की को अपनी बीवी बना लिया। क्या है ये सब? यहाँ तक कि तुम दोनों का कोई मिलान ही नहीं है, बहुत छोटी है तुमसे। क्या तुम्हें शादी करने के लिए अपने हमउम्र की कोई लड़की नहीं मिली? निधि जी गुंजन बुआ को बीच में टोकते हुए बोली, शुभी कोई नाबालिग बच्ची नहीं है, 21 साल की है, आदि से 8 साल छोटी है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है गुंजन। और जब दोनों बच्चों को इस बात से कोई परेशानी नहीं है तो भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब मैं बात कर रही हूँ और कोई मेरी बात को इस तरह बीच में काटे। गुंजन बुआ ने निधि जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। आदित्य को गुंजन बुआ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस तरह वो शुभी की इंसल्ट कर रही थी वह सब कुछ आदित्य से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने गुस्से से शुभी की कमर पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया, पर वो कुछ भी बुआ बड़ी ही से उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि आज दिया की शादी थी और वह दिया के इस दिन को खराब नहीं करना चाहता था। अनीता जी ने गुंजन बुआ को समझाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि आदित्य उन्हें रोकते हुए बोला, रुकिए दादी, बुआ जी के सारे सवालों के जवाब मैं खुद दूंगा। आदित्य गुंजन बुआ जी को देखते हुए बोला, मैंने कभी शुभी के घर वालों को नहीं देखा, पर इतना जानता हूँ बुआ जी की शुभी बहुत ही शरीफ खानदान से है, जो अब तक चुप खड़ी होकर आपकी कड़वी बातें सुन रही है। और जबकि अब हमारी शादी हो गई है तो वो मित्तल खानदान की बहू है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह मुझसे कितनी छोटी है, पर अब ये मेरी बीवी है और यही सच्चाई है। रहा सवाल आपसे शादी के बारे में छुपाने का, तो इसमें दादी की कोई गलती नहीं है। मैं ही नहीं चाहता था कि हमारी शादी के बारे में अभी किसी को भी पता चले, इसलिए मैंने बड़ी ही दादी को मना किया था कि हमारी शादी के बारे में किसी को कुछ ना बताए। गुंजन बुआ गुस्से से बोली, अच्छा ऐसा क्या है कि तुम किसी को भी अपनी शादी के बारे में बताना नहीं चाहते थे? और फिर जब हम सबसे अपनी शादी के बारे में छुपाना ही चाहते थे तो अब क्यों बताया हम सबको? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, ये जरूरी नहीं है बुआ जी कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं, पर हाँ शुभी मेरी वाइफ है, यह मैंने बताया क्योंकि बताना जरूरी था। और जब सबको पता चल ही गया है कि शुभी मेरी वाइफ है तो मुझे नहीं लगता कि शुभी को शानिका के फालतू सवालों के जवाब देने की जरूरत है, आदित्य ने कहा। आदित्य ने शानिका की ओर देखते हुए आगे कहा,
ये पहली और आखिरी बार है शानिका। आगे से अगर शुभी के साथ इस तरह बिहेव किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आदित्य ने एक नज़र गुंजन बुआ को देखा और बोला, मैं नहीं चाहता कि आगे से कोई भी मेरी वाइफ को कुछ भी बोलने की हिम्मत करे या उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। वह रुका और फिर राज को देखते हुए बोला, और ना बर्दाश्त करूंगा कि कोई उसे अपनी आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी करे। राज जो कि अपने रूम के पास खड़ा सब सुन रहा था, उसने आदित्य की बात सुनी और आदित्य को अपनी ओर देखता पाया तो वह जल्दी से वहां से अपने रूम में चला गया। आदित्य थोड़ा झुका और उसने सबके सामने शुभी को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे अपनी बाहों में लिए अपने रूम की ओर जाने लगा। इस तरह सबके सामने उठाने से शुभी थोड़ा शर्मा गई। उसने अपने एक हाथ से आदित्य की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। सब लोग बस चुपचाप वहां खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में उठाया तो उसके कमर के पास बने लव बाइट के मार्क को देखकर शानिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वह बस चुप खड़ी होकर उन दोनों को रूम में जाते हुए देख रही थी। जहां सब लोग बुत बने खड़े हुए आदित्य और शुभी को जाते हुए देख रहे थे, वही समीर और उसके पास खड़े संजीव जी उन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे। संजीव जी भी शोर सुनकर ऊपर आ गए थे। धीरे धीरे सब लोग एक एक करके नीचे चले गए। दिया शानिका के पास आते हुए बोली, शानू, तूने वाकई गलती की है इस तरह शुभी को लेकर आई सबके सामने और फिर सबको। दिया चुप हो गई। वो फिर बोली, भले ही शुभी आदि भाई की वाइफ नहीं भी होती तो भी तुझे उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। उसकी पर्सनल लाइफ में तुझे घुसने की क्या जरूरत थी। ... दिया इतना बोलकर अपने रूम में चली गई। शानिका अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी और बस आदित्य और शुभी के रूम के बंद डोर को देख रही थी। इधर आदित्य शुभी को रूम में ले आया। उसने शुभी को देखा जो बस चुप होकर अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए उसे देख रही थी। आदित्य ने देखा शुभी सिर से भीगी हुई थी। वह शुभी को सीधे क्लोजेट रूम में ले आया। उसने धीरे से शुभी को नीचे उतार दिया और फिर धीमी आवाज में कहा, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। और तुम भीगी कैसे? आदित्य के पूछने पर शुभी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। वह अपने पैरों को उचकाकर आदित्य के गले लग गई। आदित्य ने भी शुभी को अपनी बाहों में समेट लिया। शुभी रोते हुए बोली, वो शानिका पता नहीं कब रूम में आ गई और उसने जब मैं सो रही थी मुझ पर पानी डाल दिया। मैं भीग गई। वो बहुत गंदी है। उसने मुझे बहुत गंदा गंदा बोला। वो बहुत बुरी है। आदित्य ने शुभी के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, मुझे पता है। तुम रोना बंद करो। हम बाद में बात करते हैं। पहले तुम अभी अपने कपड़े चेंज करो नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। आदित्य ने शुभी को खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ। शुभी ने भी अच्छे बच्चे की तरह बात मानते हुए अपना हाँ में सिर हिलाया और फिर बाथरूम में चली गई। आदित्य ने शुभी का कबर्ड खोला तो सामने बस साड़ियाँ ही साड़ियाँ थीं। आदित्य अपने आप से बोला, सबसे पहले मुझे इसका सामान वापस से रूम में शिफ्ट करवाना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, यहाँ पर तो साड़ी के अलावा कुछ कंफर्टेबल पहनने को है ही नहीं। अब क्या दूं इसे पहनने को? आदित्य शुभी के कबर्ड में सारा सामान इधर उधर करके शुभी के लिए कंफर्टेबल क्लोथ्स ढूंढने लगा। साइड में कुछ नाइट गाउन और नाइट सूट रखे हुए थे जो कि साड़ियों की वजह से छुपे थे। आदित्य उन्हें उठाकर अपने आप से बोला, ये लड़की इन्हें क्यों कभी नहीं पहनती? आदित्य मेरे कपड़े। शुभी बाथरूम में से अपना एक हाथ बाहर निकालकर आदित्य को आवाज देती है। तभी आदित्य जो अपने हाथ में नाइट गाउन पकड़े होता है वही शुभी के हाथ में पकड़ा देता है।
पर तभी शुभी वापस डोर ओपन करते हुए चिल्लाते हुए बोली, ये क्या दे दिया है आपने? ये तो बहुत छोटी है। आदित्य जल्दी से शुभी के हाथों से नाइटी लेकर देखता है तो उसे हंसी आ गई। वह कबर्ड से नाइट सूट का एक सेट निकालकर उसे पकड़ाते हुए बोला, ये पहन लो। शुभी नाइट सूट को हाथ में लेते हुए बोली, पर अभी रात नहीं हुई है, मैं इसे पहनकर बाहर कैसे जाऊंगी? आदित्य को शुभी के बहस करने पर गुस्सा आने लगता है। वह थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, जो मैंने दिया है उसे ही चुपचाप पहन लो और जल्दी से बाहर आओ। शुभी डोर बंद कर देती है। आदित्य वहीं पर खड़े होकर शुभी का वेट करने लगा। उसने अपना फोन निकला और अपने इंस्टा अकाउंट को चेक करने लगा। जो उसने पोस्ट की थी उस पे कई सारे लाइक और कमेंट किया गया था। सबसे ज्यादा कमेंट्स लड़कियों के थे। जो लड़कियां आदित्य से शादी करने के सपने देखती थी उनके लिए ये बहुत ही बड़ा शौक था। आदित्य ने थोड़ी ही देर बाद अपना फोन बंद करके वापस अपनी पॉकेट में डाला कि तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ। शुभी ने अपने बालों का एक मैसी बन बनाया हुआ था और एक बेबी पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। वह सूट शुभी को फुल्ली कवर किए हुआ था। आदित्य पहले तो शुभी को देखते रहता है और फिर अचानक से वह हंसने लगा, क्योंकि वह नाइट सूट छोटे ऊभी को थोड़ा बड़ा था तो वो उसे लूज हो रही थी। शुभी आदित्य को हंसते हुए देखती है तो वह चिढ़ गई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आप हंसना बंद कीजिए, वरना मैं अभी फिर से कपड़े चेंज कर लूंगी। आदित्य जल्दी से शुभी के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, नो क्यूटी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। शुभी ने आदित्य को देखते हुए कहा, तो आप मुझ पर हंसेंगे नहीं वरना मैं। तभी आदित्य ने शुभी को और पास करते हुए कहा, तुम इसमें बहुत क्यूट लग रही हो, एकदम किसी डॉल की तरह। उद्धरण चिन्ह। सच में? शुभी ने खुश होते हुए पूछा। आदित्य ने प्यार से शुभी के गाल पर किस करते हुए कहा, सच में? और ये बालों को बांधा क्यों है? अभी भी भीगे हुए हैं। इतना बोलकर आदित्य ने शुभी के बालों को खोल दिया। उसने शुभी को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर उसे रूम में ले आया। वो उसे बेड पर लिटाने ही वाला होता है कि देखता है कि एक साइड की बेडशीट गीली थी। आदित्य ने शुभी को नीचे उतार दिया और फिर वह रूम से बाहर चल आ गया। शुभी तो कंफ्यूज होकर बस रूम के डोर को देख रही थी। थोड़ी देर बाद डोर फिर से ओपन हुआ और मायरा और उसके साथ एक और सर्वेंट अंदर आई। थोड़ी ही देर में मायरा ने बैग ठीक किया और वह बाहर निकल गई। शुभी ओ शर्म के मारे पर्दे के पीछे खड़ी हो गई थी। मायरा जब चली गई तब शुभी की सांस में सांस आई और वह बाहर निकल आई। शुभी ने इस तरह का कुछ पहली बार पहना था। ऊपर से वो नाइट सूट शुभी को लूज भी था तो उसको लगा वो इसमें बहुत फनी दिख रही है। मायरा के जाते ही आदित्य अंदर आ गया। उसने डोर लॉक किया और फिर अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर फेंक दी। आदित्य ने रूम की लाइट्स भी ऑफ कर दी। शुभी अचानक से की हुई आदित्य की इन हरकतों से शॉक थी, क्योंकि अभी सुबह का टाइम था और आदित्य वो तो पता नहीं क्या करना चाह रहा था। शुभी अपनी सोच में डूबी थी कि तभी आदित्य उसके पास आया और उसने फिर से शुभी को अपनी बाहों में उठा लिया। शुभी चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? सुबह हो गई है। आदित्य ने शुभी को बेड पर लिटा दिया। वो खुद भी अपनी साइड पर आकर लेट गया और फिर बोला, मुझे पता है सुबह हो गई है, पर मुझे अभी भी नींद आ रही है और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम भी बहुत थकी हुई हो, इसलिए थोड़ा आराम कर लो, वैसे भी अभी नीचे तुम्हारा कोई काम नहीं है। शुभी आदित्य को देखते हुए बोली, पर अगर किसी को पता चला कि हम अभी सो रहे हैं तो सब क्या सोचेंगे हमारे बारे? आदित्य ने शुभी की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया।
वो उसे अपने गले से लगाकर बोला, तुम्हें सबकी बहुत फिक्र है, बस मेरी नहीं। उद्धरण चिन्ह। शुभी ने अपना चेहरा उठाकर आदित्य को देखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे बहुत फिक्र है आपकी। तो फिर बस तुम मुझे सोने दो ना अपनी बाहों में। बहुत सुकून मिलता है तुम्हारी बाहों में। आदित्य इतना बोलते हुए शुभी के गले लग गया। इधर नीचे सब लोग चुपचाप काम में व्यस्त थे। अनीता जी अपने आप को काम में व्यस्त दिखाते हुए गुंजन बुआ से नजरें चुरा रही थी। वो इस समय गुंजन बुआ से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। वो अच्छे से जानती थी कि ऐसे ही दिया की शादी हो जाएगी, गुंजन अपना असली रंग दिखाने लगेगी। वह जानती थी कि गुंजन बहुत ही सेल्फिश औरत है। अनीता जी बस संजीव जी की वजह से चुप थी। और इधर ऊपर शानिका गुस्से से राज के रूम में आई और बेड पर बैठ गई। राज जो कि सोफे पर बैठकर रेड वाइन पी रहा था, वह उठा और शानिका के पास आकर एक ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, पर इतनी ज्यादा कमी है यह नहीं पता था। शानिका ने गुस्से से राज को देखा और उसके हाथों से ग्लास लेते हुए एक बार में ही उसे पी लिया। शानिका ने ग्लास को फेंकते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहा, आई हेट योर शुभी। आई हेट यू सो मच। मैं तुमसे नफरत करती हूँ शुभी। राज ने शानिका का हाथ पकड़कर उसे शांत करवाते हुए कहा, चुप रहो। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। शानिका ने राज को धक्का देते हुए कहा, शट अप। शानिका का कोई प्लान कभी फेल नहीं होता। आदि मेरा है, सिर्फ मेरा, और मैं उससे शादी करके रहूंगी। राज शानिका के करीब आया और उसे बेड पर धकेलते हुए खुद उसके ऊपर चढ़ गया और फिर उसके होठों को अपने होठों से लॉक करते हुए उसे वाइल्डली किस करने लगा। काफी देर तक किस करने के बाद दोनों अलग हुए और फिर जब नॉर्मल हुए तो राज ने शानिका के गालों को कसकर उन्हें पकड़ते हुए कहा, मेरे सामने ये आदि मेरा है, ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जो प्लान है ना आदित्य को शादी करके फंसाने का, वो किसी काम का नहीं है। यहाँ जब आया था तभी उस आदित्य और शुभी की नज़दीकियों को देखकर समझ गया था कि दोनों के बीच कुछ तो है और तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। शानिका ने राज को धक्का देते हुए खुद से दूर किया और फिर गुस्से से बोली, हाँ तो तुम खुद क्यों नहीं कुछ करते? तुम्हें आदित्य से बदला लेना है और मुझे उसकी सारी प्रॉपर्टी। राज उठा और गुस्से से बोला, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर मॉम मुझे कुछ करने दे। तब ना उन्होंने मुझे दिया कि शादी तक चुप बैठने को कहा है, पर आज मैं नहीं रुकने वाला। आज आदित्य को ऐसा झटका दूंगा कि उसकी पूरी दुनिया ही पलट जाएगी। शानिका उठी और राज के पास आते हुए बोली, तुम क्या करने की सोच रहे हो? राज शानिका को जवाब देने की बजाय अपने रूम से बाहर निकल गया। शानिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा गई। वह अपने आप से बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राज कि तुम क्या करोगे, बस मैं तो आदित्य को एक बार पाना चाहती हूँ, और बस उसकी ये सारी प्रॉपर्टी। रूम में आदित्य शुभी के करीब उसके गले लगकर लेटा हुआ था। उसका सिर इस समय शुभी की चेस्ट पर था और बस वह शांति से उसकी हार्टबीट सुन रहा था। शुभी भी बस चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसके दिमाग में अभी सुबह जो भी उसके साथ हुआ वही सब चल रहा था, पर फिर उसे वह सब भी याद आ जाता है कि किस तरह आदित्य ने सबके सामने उसका हाथ थाम लिया था। शुभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका ध्यान आदित्य पर गया जो उससे चिपक कर लेटा था। शुभी को लगा कि वह सो गया है। शुभी अपने आप को रोक नहीं पाई और प्यार से आदित्य के बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। वह आदित्य के बालों से खेल ही रही थी कि अचानक से आदित्य ने अपना चेहरा उठा लिया और उसे देखने लगा। आदित्य को जगा हुआ पाकर शुभी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य
शुभी की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और शुभी के ऊपर से हटकर अपनी साइड पर आके सीधा लेट गया। आदित्य इस समय शुभी के चेहरे को ही देख रहा था और शुभी वो बस कसकर अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। थोड़ी देर हो जाने के बाद शुभी अपनी एक आंख खोलकर आदित्य को देखती है, पर आदित्य उसी को देख रहा था तो वह जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य को शुभी की इस हरकत पर हंसी आ गई। उसे शुभी इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। वो उसके करीब आया और फिर उसके होठों को अपने होठों से हल्के से छू लिया। वह शुभी के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम नहीं सो रही हो। आदित्य शुभी के काफी करीब था। आदित्य की सांसें शुभी को अपने होठों पर फील हो रही थी। उसे अपनी धड़कनें तेज होते हुए महसूस होने लगी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो आदित्य का चेहरा उसके सामने था। आदित्य उसके ऊपर झुका हुआ था। शुभी ने जल्दी से उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसे और अपने पास खींच लिया और उसके गले लग गई। आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। आदित्य ने भी कसकर शुभी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ऐसे ही गले लगे हुए था। एक ही तभी आदित्य को अपने गले पर कुछ फील हुआ। वह जल्दी से शुभी से अलग हुआ। उसने शुभी के चेहरे को देखा। शुभी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी पर आदित्य समझ गया था कि शुभी की आंखों में आंसू थे। आदित्य ने प्यार से शुभी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, जान, अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। शुभी ने आदित्य की बात मानते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य ने प्यार से उसके गाल पर किस किया और पूछा, क्या हुआ? शुभी एक बार फिर आदित्य के गले लग गई और उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। वह रोते हुए बोली, क्या आपको भी ये लगता है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? आदित्य ने शुभी को अच्छे से होल्ड किया और फिर वह पलट गया। अब शुभी आदित्य के ऊपर आ गई थी। आदित्य को पता था कि शुभी अपने दिमाग में आज सुबह जो हुआ वह सब भरे हुए है। वह जानता था कि शुभी के मन में अभी बहुत उथल पुथल थी, इसलिए वह शुभी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं गया था। वह चाहता था कि जो भी सब शुभी के मन में चल रहा है वह सब वो बाहर निकाल दे। उसने प्यार से शुभी के सिर को सहलाते हुए कहा, क्या तुम अभी भी शानिका की हरकत के बारे में सोच रही हो? अगर हाँ तो तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारी तो किसी भी तरह से कोई गलती थी ही नहीं। जो गलती थी वो शानिका की थी और हाँ, सबसे बड़ी गलती मेरी थी। आदित्य ने प्यार से शुभी के बालों पर किस करते हुए कहा, तुमसे अच्छी लड़की मेरी नज़र में तो और कोई है ही नहीं। शुभी ने इस वक्त अपना चेहरा आदित्य के गले में छुपाया हुआ था। वह सुबकते हुए बोली, वो शानिका मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आपकी बुआ भी बहुत बेकार है। वो बाहर गार्डन में संजीव जी, हर्षवर्धन जी और समीर बैठे हुए कॉफी पी रहे थे। समीर संजीव जी से बोला, संजू दादाजी, मुझे आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है आखिर? हाँ सैम, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमें तुम्हारे दोस्त पर भरोसा हो गया है कि वो अब शुभी के लिए परफेक्ट जीवनसाथी है, संजीव जी खुश होते हुए बोले। संजीव जी आगे बोले, हमें भरोसा ही नहीं था कि शुभी आदि को इतना बदल देगी। उसके आने से आदि में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में तो हम उम्मीद ही छोड़ गए थे। संजीव जी थोड़े इमोशनल हो गए थे। उनका मूड लाइट करने के लिए हर्षवर्धन जी बोले, आखिर बेटी किसकी है? आदि को तो बदलना ही था। अब तू छोड़ ये सब, इमोशनल मत हो। मैं ना कहता था कि तू टेंशन मत ले, आदि बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। देख अब सब ठीक हो गया। हर्षवर्धन जी ने शुभी का कन्यादान किया था और शुभी को अपनी बेटी मान लिया था, इसलिए इस नाते वो शुभी को अपनी बेटी मानते थे। संजीव जी की आंखों में नमी थी। वह बोले, हाँ
हर्ष अब सब ठीक है विक्रम की ये अनमोल निशानी ही तो है हमारे पास है जिसके सहारे हम और अनु जिंदा है वरना जिस दिन अपने हाथों से विक्रम और अदिति को जलाया था उसी दिन मर गए थे हम बहुत बुरे पिता है ओ अपने बच्चों विक्रम और अदिति के कातिलों को सजा भी नहीं दिलवा पाए। समीर ने संजीव जी को दुखी होते हुए देखा तो वह अपनी जगह से उठा और बोला, पता नहीं ये आदि कहाँ रह गया, मैं देख कर आता हूँ। इतना बोलकर समीर वहां से उठकर आ गया। उसके आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसे आदित्य का रोता हुआ वह चेहरा याद आ गया था जब वह अपने पापा विक्रम जी को याद करते हुए रोया करता था। आदित्य ने कभी भी संजीव जी को और अनीता जी को महसूस नहीं होने दिया था कि वह अपने माँ पापा को कितना मिस करता है, पर समीर ने उसको उनकी याद में रोते हुए देखा था, उसे नशे की हालत में अकेले तड़पते हुए देखा था। राज गार्डन में एक जगह खड़े होकर उन तीनों को देख रहा था पर दूर होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया और बोला, आ जा रहे हो ना तुम लोग। राज ने दूसरी ओर से जवाब सुना तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने फोन कटा और फिर संजीव जी को देखते हुए बोला, नाना जी अब समय आ गया है कि आपके होशियार पोते को थोड़ा सा तड़पाया जाए। आखिर इतने दिनों से शांति से इस शान और शौकत में रह रहा है, उसे भी तो पता चले परेशानी किसे कहते हैं, दर्द क्या होता है। राज इतना बोलकर वहां से निकल गया। इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था वही जानता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आज उसकी बहन की शादी है। वह तो बस अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने में लगा हुआ था। राज तो वहां से निकल गया, पर कोई था जिसने राज की बातें सुन ली थी। इधर रूम में शुभी सुबकते हुए आदित्य से शानिका और गुंजन बुआ की शिकायत कर रही थी और आदित्य वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। शुभी आदित्य से बोली, मैं अब उस शानिका से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आदित्य ने शुभी के सिर को सहलाते हुए जवाब दिया। आदित्य का जवाब सुनकर शुभी उससे दूर हुई और फिर थोड़ा ऊपर खिसकते हुए आदित्य के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, और आप भी नहीं करेंगे, और अगर मैंने आपको उससे बात करते हुए देखा या उसको हग करते हुए देखा तो फिर आप देखना मैं आपके साथ क्या करूंगी। आदित्य को शुभी की इस तरह बचकानी हरकत देखकर हंसी आ गई। शुभी आदित्य को हंसते देख चिढ़ गई। शुभी आदित्य से दूर होकर उससे मुंह फेर कर लेट गई। आदित्य समझ गया कि शुभी उससे गुस्सा हो गई है। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और शुभी के करीब जाकर उसको पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। वह शुभी को पकड़े हुए बोला, क्या मेरी जान गुस्सा हो गई है? दूर हटिए मुझसे। शुभी ने आदित्य का हाथ अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा। जब वह अपने आप को फ्री नहीं करा पाई तो चिढ़ते हुए बोली, आप मेरी कोई बात क्यों मानेंगे? आप जरूर उस चुड़ैल से बातें करेंगे क्योंकि वो तो आपकी फ्रेंड है। आदित्य ने शुभी को और कसकर पकड़ लिया और फिर धीरे से उसके गले पर किस करने लगा। आप हमेशा मुझे इतना टाइटली क्यों पकड़ते हो? छोड़िए, दर्द हो रहा है, शुभी ने आदित्य से कहा। आदित्य जो अब तक शुभी के गले को प्यार से चूम रहा था, शुभी के बोलने से वह रुक गया पर उसने शुभी को अभी भी अपने बाहों में होल्ड किया हुआ था। वह धीरे से शुभी के कान में बोला, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? आदित्य आगे बोला, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, शानिका नहीं। मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखती। पहले वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी पर आज की उसकी हरकत के बाद वो मेरे लिए कुछ नहीं है। शुभी आदित्य की बात सुनकर अपना चेहरा आदित्य के चेहरे की ओर करते हुए उसे देखती है। आदित्य अब शुभी को छोड़ देता है। शुभी आदित्य की ओर पलट गई। आदित्य ने शुभी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर उसके होठों को हल्के से चूम लिया और फिर बोला,
मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ शानिका, क्या किसी भी लड़की को हग नहीं करूँगा। सच्ची। शुभी आदित्य की बात सुनकर बच्चों की तरह खुश हो गई और उसने खुश होकर आदित्य के होठों पर किस कर दिया। वह आदित्य के होठों को हल्का सा छूने के बाद दूर हो गई, पर आदित्य ने उसे दूर नहीं होने दिया और फिर शुभी को डीप ली किस करने लगा। वह शुभी के होठों को किस करते हुए वाइल्ड होने लगा था। आदित्य शुभी के होठों को सक करते हुए उन्हें बाइट करने लगा। उसने अपने हाथों को शुभी के नाइट सूट के अंदर डाल दिया और फिर अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए शुभी की ब्रेस्ट को सहलाने लगा। शुभी की तो सांसें उखड़ने लगी थी। उसे अब अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने आदित्य को किस किया। आदित्य उससे दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके हाथ शुभी के नाइट सूट के अंदर चल रहे थे और होठ शुभी के होठों को चूम रहे थे। कभी वो उसकी पीठ को सहलाता तो कभी उसके पेट को। शुभी को अब जब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो आदित्य ने उसको छोड़ दिया और उससे थोड़ा दूर होकर लेट गया। दोनों इस समय सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शुभी के तो होठ सूजकर लाल हो गए थे। शर्म से उसका चेहरा भी लाल पड़ चुका था। थोड़ी देर बाद जब दोनों नॉर्मल हुए तो आदित्य ने शुभी को अपने पास खींच कर गले से लगा लिया और बड़े सेडिक्टिवली तरीके से कहा, सो जाओ वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। शुभी चुपचाप आदित्य की कमर के आसपास अपने हाथ लपेटकर उससे चिपक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद शुभी सो चुकी थी। वह अपना सिर आदित्य के सीने पर रखकर सुकून से सो रही थी। आदित्य ने प्यार से उसके बालों पर किस किया और फिर उसको खुद से अलग करते हुए आराम से बेड पर लेटा दिया। उसने ठीक से शुभी को ब्लैंकेट से कवर किया और खुद बेड से उठकर अपनी शर्ट पहनने लगा। शर्ट पहनकर उसने अपना फोन उठाया और फिर रूम से बाहर निकल आया। आदित्य नीचे आया तो समीर उसे अंदर आते हुए ही दिख गया। समीर ने आदित्य को देखा तो जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, सारे न्यूज़ चैनल पर तेरी शादी की न्यूज़ चल रही है। जो तूने पोस्ट किया है ना कुछ घंटों पहले, ये सब उसी की वजह से है। आदित्य मुस्कुराया और बोला, हाँ तो चलने दो, तभी तो सबको पता चलेगा मेरे और शुभी के बारे में। आदित्य समीर का हाथ पकड़ते हुए बोला, चल मेरे साथ, मुझे शुभी के लिए कुछ लेना है। समीर आदित्य को टोकते हुए बोला, पर एक बार दिया की शादी की अरेंजमेंट तो देख ले। भूल गया क्या संजू दादाजी ने तुझे सारी अरेंजमेंट देखने को कहा था। आदित्य समीर को गुस्से से घूरते हुए बोला, सब याद है मुझे। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तू चल रहा है या नहीं? अच्छा ठीक है चल, समीर ने कहा। आदित्य समीर के साथ मॉल आया हुआ था। आज पहली बार वो किसी लड़की के लिए कुछ लेने आया था, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह शुभी के लिए क्या ले। उसको तो अभी ठीक से शुभी की पसंद नापसंद पता ही नहीं थी। समीर इरिटेट होते हुए बोला, क्या कर रहा है यार? 1 घंटे से हम दोनों मॉल में घूम रहे हैं। आदित्य इधर उधर शॉप्स को देखते हुए बोला, यार तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या दूं मैं शुभी को? समीर हंसते हुए बोला, ये तू मुझसे पूछ रहा है? मेरे से ज्यादा तो तुझे पता होना चाहिए लड़कियों की पसंद के बारे में। आखिर इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी तेरी, उनको क्या देता था फिर तू? आदित्य समीर की बात सुनकर चलते चलते रुक गया और पलटकर गुस्से से उसे देखते हुए बोला, हाँ तो मैंने कभी उनके लिए कुछ नहीं लिया। मैं तो बस उन्हें अपना कार्ड दे देता था। और ये ना बार बार मेरी गर्लफ्रेंड की लिस्ट मुझे मत सुनाया कर, खास करके अगर ये बकवास तूने शुभी के सामने की तो फिर तू देखना। समीर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों तुझे डर लगता है क्या भाभी से? डर नहीं लगता,
बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे गलत समझे। इतना बोलकर आदित्य एक शॉप के अंदर चला गया। समीर भी उसके पीछे गया। ये एक ज्वेलरी शॉप थी। आदित्य और समीर अंदर जाकर बैठ गए। आदित्य शुभी के लिए रिंग देखने लगा था। समीर उसके पास बैठकर अपने सजेशन दे रहा था। आखिर इतनी देर तक देखने के बाद आदित्य ने शुभी के लिए एक बहुत सुंदर डायमंड की रिंग सिलेक्ट की। समीर आदित्य को देखते हुए बोला, भाभी की फिंगर का साइज तो पता है ना तुझे? आदित्य जिसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी, रिंग को देखकर वह समीर की बात सुनकर गायब हो गई। वो गुस्से से समीर को घूरता है तो समीर हड़बड़ाते हुए शॉप से बाहर निकल गया। आदित्य ने पेमेंट की और शॉप से बाहर निकल आया। थोड़ी देर में समीर और आदित्य दोनों मॉल से निकल गए। कार आदित्य ड्राइव कर रहा था। समीर ने आदित्य से पूछा, कहाँ जा रहे हैं अभी हम? आदित्य ने ड्राइव करते हुए सामने देखते हुए कहा, हम अभी दिया के वेडिंग वेन्यू पर अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं। ओके, समीर ने जवाब दिया। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया था। आदित्य ने सब कुछ ठीक से सारी अरेंजमेंट करवाने के बाद घर जाने की सोचा। समीर पहले ही जा चुका था। आदित्य भी जल्दी से ड्राइव करते हुए वहां से मित्तल मेंशन के लिए निकल गया था। वेडिंग वेन्यू गुंजन बुआ ने सिलेक्ट किया था और ये मित्तल मेंशन से दूर था, इसलिए आदित्य को वापस आने में थोड़ा समय हो गया। आदित्य जल्दी से अंदर आया और सीढ़ियों से जल्दी से अपने रूम में आ गया। रूम में अभी भी अंधेरा था। आदित्य थोड़ा हैरान हो गया। उसने लाइट ऑन की तो देखा शुभी अभी तक सो रही थी। वह शुभी के पास आया और बेड पर बैठते हुए शुभी के फोरहेड को छू कर देखा। उसे लगा शायद भीगने की वजह से शुभी की तबीयत ना खराब हो गई हो। वह अपने आप से बोला, तबीयत तो ठीक है, फिर भी ये लड़की अभी तक सो रही है, मतलब इसने दिन में खाना भी नहीं खाया होगा। वह प्यार से शुभी को देखने लगा। वह अपने मन में सोचने लगा कि पता नहीं उसे शुभी से इतना प्यार कब और कैसे हो गया। जिस दिन से शुभी उसकी लाइफ में आई थी उसी दिन से वह आदित्य को अपनी ओर आकर्षित करती थी। वह पहली ऐसी लड़की थी जिसके बारे में सोच सोचकर आदित्य पागल हो गया था। उसका प्यार दिन व दिन उसके लिए बढ़ता जा रहा था। शुभी सिर्फ उसकी थी, सिर्फ उसकी। वह बस ये सबको बता देना चाहता था जिससे कि कोई भी उसको नजर भर के भी ना देख सके। आदित्य ने शुभी के गाल पर अपना हाथ रख उसे उठाने की कोशिश की, पर शुभी ने कसम साते हुए करवट बदल ली। आदित्य ने एक बार फिर शुभी के कान के पास जाकर धीरे से कहा, जान उठ जाओ, शाम के 6 बजने वाले हैं। शुभी ने जैसे ही ये सुना वह हड़बड़ाते हुए उठ गई। आदित्य थोड़ा पीछे हो गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? शुभी आदित्य पर लगभग चिल्लाते हुए बोली। आदित्य ने शुभी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कितना चिल्लाती हो, तुम ना मुझे बेहरा बना दोगी। आदित्य ने शुभी के मुंह पर से अपना हाथ हटाया और फिर उससे बोला, मैं जब से आया हूं तुम्हें उठाने की ही कोशिश कर रहा हूं, पर तुम उठ ही नहीं रही थी। आदित्य की बात सुनकर शुभी अपना फेस छुपाने लगी, पर आदित्य ने शुभी को अपने पास खींच लिया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा, कुछ खाओगी? भूख लगी है। शुभी ने ना में अपना सिर हिलाया और उठने लगी। आदित्य ने भी उसे जाने दिया। किचन में मायरा अपना काम कर रही थी। उसके दिमाग में बस राज की बातें घूम रही थी। वही थी जिसने गार्डन में राज को खुद से बातें करते हुए सुन लिया था। वो उसकी बातों से समझ गई थी कि राज आदित्य के साथ कुछ बुरा करने की सोच रहा है।
पर वो ये सब किसे बताए क्योंकि आज तो कोई उसकी बात नहीं सुनने वाला था। मायरा को डर भी लग रहा था कि अगर वो कुछ बोले और किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया तो, क्योंकि वह तो बस एक सर्वेंट थी। इधर रूम में थोड़ी देर बाद शुभी बाथरूम से बाहर निकल कर आई तो आदित्य, जो कि फोन पर बात कर रहा था, उसने अपना कॉल काट दिया और शुभी की ओर बढ़ गया। शुभी ने अभी भी वही नाइट सूट पहन रखा था। पूरे दिन सोने के बाद उसकी स्किन और भी ज्यादा ग्लो कर रही थी। आदित्य शुभी के एकदम करीब आ गया था। शुभी पीछे हटते हुए क्लोजेट रूम के डोर से जा लगी। आदित्य ने शुभी के आसपास डोर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने और डोर के बीच में कैद कर लिया। शुभी ने आदित्य के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए, मुझे तैयार होना है। आदित्य ने शुभी की बात सुनकर भी उसे इग्नोर कर दिया और उसके ऊपर झुकने लगा। शुभी को पता चल गया था कि अब आदित्य नहीं रुकने वाला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य झुका और प्यार से शुभी के गाल को चूमते हुए बोला, जल्दी से रेडी हो जाओ। अगर मेरा मूड बदल गया तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। आदित्य ने इतने मदहोशी भरी आवाज में कहा था कि शुभी के तो गाल लाल पड़ गए। आदित्य दूर हुआ तो वह जल्दी से क्लोजेट रूम में चली गई। इधर मायरा ने सोचा कि वह राज की असलियत सपना जी को बता दे, तो फिर सपना जी अनीता जी को बता देंगी। यही सोचते हुए वह सपना जी को ढूंढने किचन से बाहर आ गई कि उसे सपना जी ऊपर जाते हुए दिखी। मायरा जल्दी से उनक ए पास गई और बोली, आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सपना जी मायरा से बोली, अभी नहीं मायरा, मुझे मैडम जी ने कहा है कि मैं शुभी बेबी को जल्दी से तैयार करके शादी में ले आऊं। सब लोग जा चुके हैं, बस शुभी बेबी ही घर पर रह गई है। असल में अनीता जी को ये लग रहा था कि आदित्य ने बस घर में अपनी शादी की बात सभी को बताई है। बाहर तो अभी भी शुभी और आदित्य एक दूसरे के लिए अजनबी है, पर आदित्य ने तो सोच लिया था कि वह शुभी को अपने साथ लेकर रह जाएगा। सपना जी इतना बोलकर चली गई और मायरा बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई। वह वापस नीचे आ गई। सपना जी शुभी के रूम में ऐसे ही चली आई। उन्होंने नॉक नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा आदित्य तो होगा नहीं, पर आदित्य वही बेड पर आधा लेटे हुए अपना फोन यूज करने में बिजी था। सपना जी आई तब उसका ध्यान भटका। सपना जी ने आदित्य को वहां देखा तो वह बोली, माफ करना आदि बाबा, मुझे लगा आप रूम में नहीं है। आदित्य बेड पर ठीक से बैठ गया और बोला, कोई बात नहीं आंटी, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सपना जी रूम में चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बोली, बेटा जी शुभी बेबी कहाँ है? मुझे उन्हें अपने साथ शादी में लेकर जाना है, मैडम जी ने कहा है। आदित्य उठकर खड़ा हो गया और बोला, आंटी आप चली जाए, शुभी मेरे साथ आएगी। सपना जी ने आदित्य की बात सुनी तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। तभी आदित्य ने पूछा, क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं, ठीक है फिर मैं जाती हूँ। इतना बोलकर सपना जी रूम से बाहर आ गई। उन्हें आदित्य की बात का ठीक से मतलब समझ नहीं आया था। राज के रूम में राज मिरर के सामने खड़े हुए तैयार हो रहा था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। उसने कॉल पिक किया। कॉल पिक करने के बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जो अमाउंट डिसाइड हुआ था वही लूंगा, वरना तुम रहने दो। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। शानिका इस वक्त उसके पास ही खड़ी थी। वह उसके करीब आई और उसे पीछे से गले लगाए हुए बोली, सुबह से देख रही हूं तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? राज शानिका की ओर पलट गया और फिर उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि मैं आज आदित्य को एक झटका दूंगा, तो बस ये सब उसी की तैयारी है।
कहीं तुम उसके किसी प्रोजेक्ट को बर्बाद करने का तो नहीं सोच रहे? शानिका ने हैरान होते हुए पूछा। राज मुस्कुराया और बोला, नो बेबी। जब आज मुझे उसकी इतनी बड़ी कमजोरी पता चल गई है तो मैं उसके बिजनेस को बर्बाद करने का क्यों सोचूं? उसके प्रोजेक्ट बर्बाद करने से उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ, उसकी कीमती चीज उससे छीन लूंगा तब असली मजा आएगा। तुम किस कीमती चीज की बात कर रहे हो और साफ साफ बताओ क्या बोल रहे हो तुम? शानिका ने पूछा। राज एक शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए बोला, शुभी। जब से उन दोनों पर मेरी नजर है मुझे ये तो पता चल गया था कि आदित्य शुभी को कितना चाहता है, उसके लिए शुभी क्या है। और सबसे बड़ी बात तो आज पता चली है कि वो तो मेरी स्वीट एंड लवली भाभी है। मतलब तुम शुभी के साथ कुछ करने वाले हो? शानिका ने खुश होते हुए पूछा। राज ने अपने चेहरे को कठोर दिखाते हुए कहा, कल मेरे शुभी को हाथ लगाने से आदित्य के तन मन में आग लगी थी ना, तो बस मैं देखना चाहता हूं कि अब वो क्या करेगा जब उसकी शुभी को मेरे अलावा कई और हाथ छुएंगे। उसका क्या हाल होगा। आज जितना जी भर के उसे शुभी को देखना है देख ले, क्योंकि कल के बाद तो। राज रुका और फिर बोला, मैंने शुभी की बोली लगाई है। शानिका का मुंह खुला रह गया था राज की बात सुनकर। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।